इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। जी जी, और वो जो उसके सस्टेन कर बाद, रहा होगा डेफिसिट। सर, ओके सर। अच्छा जी, उसमें द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर हेयर इज The important factor to consider here is that it is the relationship between these variables that has been crucial in the debate during a period when deficit are not sustainable. The policy option in this situation are, यानी वो बता रहे हैं कि अगर किसी सिचुएशन में आपका डेफिसिट जो है वो सस्टेन नहीं है तो आपने क्या करना है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या होंगी कि आप ग्रोथ को इंक्रीज करें, जो आपका डेट है उसे रिड्यूस करें और इंटरेस्ट रेट को भी रिड्यूस करें। There is therefore an argument to increase debt to stimulate growth, which in turn generate additional tax revenue and reduces welfare payments. The counter argument is that when debt is too high, it creates higher interest rate and crowds out the private sector. ठीक है जी। The third option relating to interest rate is outside the scope of this module as it relates to monetary policy. However, to enhance your understanding of how this element fits into the overall deficit management, you may wish to research the role of a monetary policy committee of the Bank of England covered further। आगे ही हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करना है तो वो 1.6 में जाके हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है कि आपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना है, तो वो इसको वहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे आपके पास आ गया सस्टेनेबल डेट, इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है जी। सस्टेनेबल डेट की कंस्ट्रेंट फेस बाय गवर्नमेंट इन मेकिंग डिसीजन अबाउट लेवल ऑफ डेट, यानी गवर्नमेंट को क्या है, रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं जो लेवल ऑफ डेट है उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्यूचर कैश आउटफ्लोज कैन नॉट एक्सीड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट फंड एंड फ्यूचर इनफ्लोज। Often intergenerational timescale, can accumulated debt be serviced when it comes due? If not, country must default on support seek support। जी मिस मैं बता वही इसके ऊपर डिस्कशन करने लगा हूँ मैं। सस्टेनेबल डेट के बारे में बता रहे हैं कि सस्टेनेबल डेट यानी ऐसा डेट जो आप सस्टेन कर रहे हैं, यानी उसकी पेमेंट नहीं कर रही होगी गवर्नमेंट ऑब्वियसली, तो बता रहा है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी कि लेवल ऑफ डेट वो क्या मेंटेन करके रखेंगे, यानी किस लेवल के ऊपर वो सस्टेन करके रखेंगे उसको। उसमें वो बता रहा है कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्यूचर कैश आउटफ्लोज वो एक्सीड नहीं करने चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ करंट फंड एंड फ्यूचर इनफ्लोज। ठीक है, तब आपका डेट जो है वो सस्टेनेबल रहेगा। ऑफ करंट फंड एंड फ्यूचर इनफ्लोज, यानी आपके जो फ्यूचर के आउटफ्लोज हैं वो एक्सीड नहीं करने चाहिए आपके करंट फंड और फ्यूचर इनफ्लोज के साथ, यानी जो आपके पास करंटली फंड्स अवेलेबल हैं और जो आपके फ्यूचर इनफ्लोज हैं उससे एक्सीड नहीं करने चाहिए आपके आउटफ्लोज। अगर वो एक्सीड कर जाएंगे तो डेट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। टाइम पीरियड तो डेट के हिसाब से देखेंगे ना कि डेट का टाइम पीरियड क्या है, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। करंट फंड्स एंड फ्यूचर इनफ्लोज, यानी आपको जो फ्यूचर के इनफ्लोज आने हैं, ठीक है, अभी तो हमें तो यहाँ नहीं पता कि फ्यूचर के इनफ्लोज क्या आ रहे हैं, तो उन फ्यूचर इनफ्लोज और जो करंट फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो करंटली अवेलेबल फंड्स अवेलेबल और इनफ्लोज फ्यूचर कैश इनफ्लोज उनसे एक्सीड नहीं करना चाहिए। हाँ जी जी जी, यानी एक्सीड नहीं करने चाहिए, बराबर आ सकते हैं, एक्सीड ना करें, एक्सीड ना करें। ये उसने डिटेल आगे लिखी हुई है। द इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट इज अ कंस्ट्रेंट फेस्ड बाय अ डिसीजन मेकर। Here, a central government who is making choices for both the present value and the future. The term intertemporal is used to describe any relationship between past, present, and future events or conditions.
In its general form, the intertemporal budget constraint says that the present value of current and future cash outflows cannot exceed the present value of currently available funds and future cash inflows. यानी ये intertemporal budget constraint है, ये restriction है आपके ऊपर कि आपके जो cash outflows हैं वो exceed नहीं करने चाहिए आपके available funds और future cash inflows की present value से. This is looking at a long-term and often intergenerational time scale, and it considers whether debts that have accumulated can be serviced. For example, whether the interest and principal can be paid when they fall due. If they cannot, that is when a country will either default or need to be supported by the IMF. तो आगे वो बता रहे हैं कि आपने जो उसने इंटरजनरेशनल टाइम स्केल की बात की हुई है, वो कह रहे हैं कि जो आपके पास डेट है उसको आपने एक्यूमुलेट करना है. एक्यूमुलेटेड कैन बी सर्विस्ड, यानी जब आपका डेट के ऊपर इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट जो है और जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो ड्यू होगी, जब आपने पे करनी होगी, जब आपकी टाइम पीरियड आ गया पे कर देते हैं आप तो ठीक है. अगर आप उसको पे नहीं करते तो क्या होगा, कंट्री डिफॉल्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और फिर उसको राब्ता करना पड़ेगा IMF के साथ. वही जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है कि जब पाकिस्तान इस सिचुएशन में आता है कि वो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं पे कर रहा होता या प्रिंसिपल अमाउंट ना पे कर रहा हो, तो मोस्ट केसेस में पाकिस्तान इंटरेस्ट की पेमेंट ही शायद फुलफिल नहीं कर रहा होता, तो उस केसेस में उनको क्या करना पड़ता है, फिर डायरेक्टली IMF को कांटेक्ट करना पड़ता है. जी जी ऐसे ही है. वो उसने काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है. एट दी एंड वो हमें आसान इसलिए लगी थी, वो एकदम मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया तो आपको सारी समझ आ गई कि उसने क्या कहानी लिखी. दोबारा उसने वही बात की थी, सस्टेनेबल डेफिसिट. सस्टेनेबल डेट इज अनसस्टेनेबल व्हेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कैन नॉट बी पेड व्हेन ड्यू, एंड डेट इज सस्टेनेबल व्हेन डेट लेस देन NPV ऑफ फ्यूचर कैश. ये उसने एक जर्नल साहब बता दिए कि आप कब अनसस्टेनेबल और कब सस्टेनेबल होगा डेट. आगे उसने लिखा है कि पब्लिक सेक्टर डेट एंड पब्लिक सेक्टर नेट डेट, ये PSND. Public sector debt consolidate public sector at all level, not just central government including public corporation as shown below. तो पब्लिक सेक्टर डेट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है पब्लिक सेक्टर के डेट्स को एट ऑल लेवल. तो उसने लिखा हुआ है कि ये जनरल गवर्नमेंट के लिए भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, सब लेवल के ऊपर जो है वो पब्लिक सेक्टर डेट चल रहा होगा. पब्लिक सेक्टर नेट डेट जो है पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल लायबिलिटी नेट ऑफ एनी लिक्विड फाइनेंशियल एसेट. ठीक है, यानी कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो आपका लिक्विड है, आपने पब्लिक सेक्टर की जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसमें से आपने नेट करना है, उसको लेस करना है. वो नेट डेट की बात ये इसलिए कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो जो उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है जो उन्होंने पे ऑफ करनी है उसमें से आपने लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू को नेट कर दें. थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उसने लिखी हुई है. Public sector net debt comprises financial liabilities issued by the public sector less its holding of liquid financial assets. This did not include the bailout bank in the UK, although in financial accounting terms, some of those banks should have been treated as state-owned enterprises. The UK government view was that they were short-term market intervention and as such were not part of the debt. It did, however, lead to National Audit Office qualifying the UK whole of government accounts for failing to include them. These have also been complication in treatment of private financial initiatives in the UK. तो ये हमारे पास आगे वर्कबुक 2 के अंदर हमारे पास आएगा ये सारा. Interestingly, the treatment of the debt associated with these schemes differ between UK accounting and the Eurostat government statistics. Based on UK accounting जो है वो बता रहे हैं based on IFRS है, और जो है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो यूरोस्टेट गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स होंगे, जो गवर्नमेंट के यानी जो स्टैट उन्होंने बनाए हुए होंगे वो उन स्कीम के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे. यानी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर नेट डेट के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो भी पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं आपने उसमें से जो लिक्विड जो आपके पास जो आप होल्ड कर रहे हैं लिक्विड फाइनेंशियल एसेट वो आपने लेस करवाने हैं वहाँ से, वो आपका पब्लिक सेक्टर का जो डेट है वो नेट हो जाएगा. अच्छा आगे वो बता रहे जी फैक्टर्स अफेक्टिंग government debt, fiscal policy and recovery. When considering the European Union context, the UK had a long history of sound public finances and its
relatively strong position at the time of financial crisis in 2008 gave it greater flexibility in dealing with the financial crisis than many other member states. ठीक है, आपने ये एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, जो यूरोपियन डेट क्राइसिस है उसका जिक्र बार बार मैंने देखा कई जगहों पे कर रहा है, तो आप एक दफ़ा नोट कर लेंगे, आपने यूरोपियन डेट क्राइसिस पढ़ लेने हैं, आपने सिर्फ गूगल पे लिखना है यूरोपियन डेट क्राइसिस, तो आपके पास एक PDF फाइल आ जाएगी, 8-10 पेजेस के ऊपर है लॉन्ग, तो वो आप रीड आउट कर लें एक दफ़ा तो हो जाए। कोई अभी मुझे ये ऐसे तो याद नहीं कि हमने कहाँ तक पढ़ना है। ये हमने वर्कबुक 2 डेज में कंप्लीट करनी है, ये वाली वर्कबुक 2 डेज में कवर होगी। अच्छा, उसने आगे लिखा था फॉर एग्जांपल ग्रीस हैज had lower deficit than the UK, but due to its high debt level, it did not have the same access to market to finance the deficit before the debt burden became unsustainable. The UK's position initially allowed a planned period of approximately 12 years to cope with the financial shock of the crisis. यानी जो आपको क्राइसिस का जो शॉक था यूके के लिए और जो डिफरेंट कंट्री थी, ग्रीस के लिए था, पुर्तगाल, इनको जो शॉक लगा था इस क्राइसिस की वजह से, उसमें उन्होंने लिखा कि एटलीस्ट 12 ईयर्स लगेंगे उस क्राइसिस से बाहर आने के लिए। It is therefore worth considering why two countries, both heavily reliant on the financial services sector, that were particularly badly hit by the financial crisis, were able to weather the storm better than countries whose financial services sector were less significant. This can be best explained by examining some of the history demonstrating not only similarities but also differences in approach. In response to the stresses on public finances, many countries and all economic or currency unions need to ensure stability of the whole union by having strong fiscal control for its member state. It is worth looking, therefore, what these controls are and consider some historical context. तो वो उसी historical context की वो बात कर रहा है, वो आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है लाजमी, यानी आपको वो सिचुएशन रीड करके ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। यहाँ पे उसने हमारे पास एक एग्जांपल उसने कोट किया है कि ग्रीस का जो है वो यूके से लोअर डेफिसिट था, लेकिन उनका जो डेट लेवल हाई था, ठीक है, इस वजह से उनके पास सेम एक्सेस नहीं थी मार्केट में फाइनेंस अरेंज करने की, ठीक है जी। इसलिए उसने बताया हुआ है कि द डेफिसिट बिफोर द डेट बर्डन बिकेम अनसस्टेनेबल, इस वजह से जो डेट का जो बर्डन है वो सस्टेन नहीं कर सके थे, अनसस्टेनेबल में चला गया, और इसी वजह से उसने बताया था कि इन क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए एटलीस्ट इन कंट्रीज को 12 साल लग जाएंगे। द यूके एंड यूएसए रिस्पॉन्सेज टू फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी ये आप किसी भी जगह पे एज एन एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। The UK under various administration has adopted policies for a balanced budget. Prior to 1992, there had been no limit on the annual spending and deficit laid out by government. ठीक है जी, तो यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि 1992 से पहले किसी किस्म की कोई भी जो है वो लिमिट नहीं थी एनुअल स्पेंडिंग और डेफिसिट के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी। Politically, the Conservative Party had been seen as more economically prudent. The history of the limits on government deficit and debt has been largely driven by the bond markets and the political need to ensure markets have confidence in the UK public financing. New Labour introduced the Golden Rule and Sustainable Investment Rule to demonstrate it was not a tax and spend party as Labour has been characterized by the British media. Under New Labour, along with other measures such as the Bank of England being given independence and control over setting interest rate, they then Chancellor of the Exchequer announced the Golden Rule. Average out over the economic cycle, borrowing should only be for investment. The revenue budget would balance or be in surplus, and the sustainable investment rule public sector net debt would not exceed 40% of the GDP. यानी ओवरऑल उसने सारी बात यही की हुई है कि हिस्ट्री में जो गवर्नमेंट को डेफिसिट्स वगैरह फेस करने पड़े हैं और अनसस्टेनेबल डेफिसिट्स गवर्नमेंट ने देखे हैं, उसकी वजह से नया जो गोल्डन रूल है वो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, और उन्होंने बता दिया हुआ है कि आपकी जो बोरिंग है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, यानी आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तब आपने बोरिंग करनी है, और आपका जो पब्लिक सेक्टर का नेट डेट है वो आपके 40% ऑफ जीडीपी से इंक्रीज नहीं करना चाहिए।
ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अब याद नहीं, अब हमारे मेरे मुझे इस वक्त तो कोई फिगर याद नहीं है, आपको में से किसी को पता होगा यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में हमारे जो है नेट डेट जो है वो होगा 40% से ज़्यादा। और मेरा भी आइडिया यही है कि ये ज़्यादा ही होगा, ये ज़्यादा ही सर होगा। ये 60% तक जो है, जो 2005 वाले डेल लिमिटेशन एक्ट है, मेरे ख्याल में 60% तक है सर। यहाँ पे पाकिस्तान में 60% की है। जी सर, जो अच्छा, डेल लिमिटेशन जो है ना एक्ट है 2005, उसमें 60% है। ठीक है। सर ये एक वैसे टर्म तो बड़ी बेसिक सी है, लेकिन अगर आप काइंडली इसकी एक्सप्लेन कर दें, बैलेंस बजट, इससे क्या मुराद है सर? इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा था वो कह रहा है कि बैलेंस बजट दोबारा के रिपीट बाद सारी कीजिएगा बातें हो काइंडली। रही। सर ये बैलेंस बजट से इधर क्या मुराद है? बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस बजट का मतलब है कि एक जो आपने बजट बनाया है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी आपने उसको एक लेवल सेट किया हुआ कि आपने उस लेवल पे रहना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं करना आपने। जैसे पाकिस्तान में जब बजट अनाउंस होता है तो उसमें वो चीज़ों का बता देते हैं कि हम इतना इसके ऊपर स्पेंड करेंगे। तो बैलेंस बजट यही है कि आपने जो एक बैलेंस सेट कर लिया, यानी जो आपने एक थ्रेश होल्ड सेट कर लिया है उस पे आपने रहना है, वो बैलेंस बजट की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यूके अंडर वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन हैज अडॉप्टेड पॉलिसीज फॉर अ बैलेंस्ड बजट, यानी एक जो बजट आपने अनाउंस कर दिया आपने उस बजट के ऊपर रहना है। जैसे पाकिस्तान का आप बता रही सर सर है नेट। बैलेंस बजट में सर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास टैक्स रिसोर्सेज आर मोर देन द एक्सपेंडिचर। कैन वी से दिस? हाँ, Taxes or resources are more than the expenditure. जी सर जरा रिपीट कीजिएगा काइंडली, आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। सर मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बैलेंस बजट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टैक्स रिसोर्सेज और रेवेन्यू इज मोर देन द एक्सपेंडिचर, या इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो हमारे पास सरप्लस है, अगर इक्वल टू एक्सपेंडिचर है तो हम उसे बैलेंस कह सकते हैं सर। वॉइस का बहुत मेरा ओपिनियन यही है सर, बाकी शेयरिंग खत्म करके फिर हम सर वॉइस नहीं आ रही सर। जी सर हम उसी को देख रहे हैं। असल में ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसकी वॉइस मेरे पास बहुत कम आ रही है। आपकी वॉइस फिर भी बेहतर आ रही है, बाकी एक दो लोग जो बोलते हैं उसकी उनकी आवाज़ नहीं है, वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग है, यानी किन किन मेथड्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो बोरिंग कर सकती है। तो उसने शॉर्ट टर्म मेथड, उसने ट्रायरी बिल्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ट्रायरी बिल्स हैं, तो उसने लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म मेथड ऑफ बोरिंग मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर, यानी ट्रायरी बिल्स की मेच्योरिटी 1 साल से कम होगी। यूके इशूज 3, 6 एंड 12 मंथ्स बिल, यूके में 3, 6 एंड 12 मंथ्स के बिल्स इशू है। मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 लाख पाउंड है, 500,000 पाउंड है। और यूएसए के अंदर मल्टीपल्स ऑफ $100 के अंदर होता है।
इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, मेच्योर एट फेस वैल्यू, यानी जब इशू होता है तो फेस वैल्यू पर डिस्काउंट कर देते हैं, और जब वो मेच्योर होता है तो वो फेस वैल्यू के ऊपर इशू किया जाता था। और हाईली निगोशिएबल ऑन सेकेंडरी मार्केट। ट्रायरी बिल्स के अंदर उसने पूछा भाई रेट ऑफ डिस्काउंट आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। आर आपके पास है रिडम्पशन वैल्यू, यानी जब टाइम पीरियड पूरा होगा जिस वैल्यू पे वो रिडीम होगा वो आपकी रिडम्पशन वैल्यू है। और पी आपके पास जो है वो इनिशियल प्राइस है उसकी। और आपके पास जो एन है वो डिवाइडेड बाय आर एन लिखा हुआ है, तो आर आपके पास रिडम्पशन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टू रिडम्पशन इन ईयर्स में, यानी कितना टाइम होगा रिडीम करने में, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आर और एन लिखा हुआ है, तो रिडम्पशन वैल्यू और टाइम ऑफ रिडम्पशन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम ट्रायरी बिल्स में डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला गिवन है, कैलकुलेशन कोई नहीं है हमारे पास। बुक में भी आई थिंक जो वर्क बुक है उसमें उसने फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन उसने मेरा ख्याल है वो कैलकुलेशन नहीं दी हुई है। कैलकुलेशन कोई भी उसने नहीं दी हुई, उसका मेन फोकस नहीं है कैलकुलेशन के ऊपर, तो इस वजह से उसने सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है कि ट्रायरी बिल्स के अंदर जो आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं वो डिस्काउंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। सेकंड आपके पास है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो गिल्ट टैक्स सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। ठीक है जी, ये लॉन्ग टर्म मेथड ऑफ बोरिंग है, मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। ट्राई बिल्स की लेस देन 1 ईयर थी और ये मोर देन 1 ईयर है। यूके इशू इन मल्टीपल्स ऑफ £100। ठीक है, जैसे यूएस वाले ट्राई बिल्स इशू करते हैं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में वो इशू करते हैं, मल्टीपल ऑफ £100 है। इशूड एट डिस्काउंट देन ट्रेडेड ऑन सेकेंडरी मार्केट अप टू डेट ऑफ मेच्योरिटी, हाईली निगोशिएबल, तो ये सेम कंडीशन उसके वाली ही है। वैल्यू ऑन सेकेंडरी मार्केट वेरीज विद राइज एंड फॉल ऑफ सेंट्रल बैंक बेस रेट। ठीक है जी, बेस रेट, सेंट्रल बैंक का बेस रेट वो होता है जिसके ऊपर वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं करेंसीज वगैरह की, तो वो आपकी या ये इसकी बॉन्ड्स वगैरह की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो हमारा बेस रेट होता है। और उसके बाद वो कह रहा है इंटरेस्ट अर्न वाया 6 मंथ कूपन और फेस वैल्यू रीपेड ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी आपने फेस वैल्यू के ऊपर डेट ऑफ मेच्योरिटी के ऊपर आपने फेस वैल्यू पे करनी। डिटेल्स की हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड इन सेकेंडरी मार्केट जो है वो इंक्रीज होती है, इनवर्स रिलेशन होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो कम हो जाएगी, इनवर्स रिलेशनशिप होगा इसका। अदर मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, यानी और कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो बोरिंग करती है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, स्टेट बैंक प्रोडक्ट, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिपॉजिट्स, ये उसने डिफरेंट मेथड्स बताए हैं। सबसे पहले हमारे पास सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है। ठीक है जी, अब सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है तो आपको पता लग रहा होगा कि ये सोशल इम्पैक्ट यानी ऐसा बॉन्ड जिसके ऊपर सोशली कोई इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। ठीक है जी, यानी जियोग्राफिकली और कोई इस तरह की बात हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आएगी। Social impact bond create partnership between the public, private and voluntary sectors to help solve a range of entrenched social problems which due to their interesting nature have been consistently challenging to address through conventional approaches to public service commissioning. SIBs are outcome-based contracts that use private funding from social investors to cover the upfront capital required for a provider to set up and deliver a service. The service is set out to achieve measurable outcome established by the commissioning authority, the outcome payer, and the investor is repaid only if these outcomes are achieved. For example, payment would be made if a young person has entered a job or if a homeless person has been supported into sustainable accommodation. SIBs differ from traditional fee for service contract due to a focus on outcome rather than input or activity. वो बता रहे हैं कि यानी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, उसमें आपकी पार्टनरशिप क्रिएट की गई है पब्लिक प्राइवेट की और वॉलंटरी सेक्टर्स की, ताकि आप जो बहुत सारी आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कवर कर सकें। ठीक है, उसने आगे कुछ बता दिए हैं कि आप, उसने एग्जांपल आपको बता दी हुई है कि अगर कोई एक बंदा जो है वो उसने लिखा हुआ है कि पेमेंट वुड बी मेड
if a young person has entered a job or if a homeless person has been supported into a sustainable accommodation. SIB उसने लिखा है फी फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, आउटकम के ऊपर फोकस है। इसके ऊपर फोकस नहीं है कि इनपुट क्या है और एक्टिविटीज क्या है, उसके ऊपर वो फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे मेन फोकस जो है वो आपका आउटकम के ऊपर है कि आपका जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है उसका अल्टीमेटली आपके पास आउटकम क्या निकलेगा। In the UK, SIBs are also widely referred to as social outcome contracts. Outside the UK, several different terms are used. For example, they are called social impact partnership or social impact contract in Europe, pay for success scheme in the USA, and social benefit bond in Australia. Regardless of the term used, all of these programs are fundamentally partnerships that focus on achieving better outcome and on measuring the real world impact on people in the most vulnerable situation. तो यहाँ पे उसने यही बताया है कि जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है वो पार्टनरशिप क्रिएट कर रहा है बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड वॉलंटरी सेक्टर। ठीक है, उनके दरमियान ताकि आपके ये जो आपके पास जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक तो उनको ओवरकम किया जा सके, और इसका जो मेन फोकस है वो फोकस आउटकम के ऊपर है, यानी उसके ऊपर नहीं है कि आप किसी भी सर्विस के लिए फी चार्ज कर लें, फी पर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वाला वो आपके पास सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपका जो मेन फोकस होगा वो आउटकम के ऊपर होगा। और डिफरेंट सेक्टर में वो बता रहा है कि इसको डिफरेंट जो है वो नाम से बताया हुआ, उसने डिफरेंट टर्म्स बताई हुई हैं। जैसे उसने लिखा हुआ है कि जी सोशल इम्पैक्ट पार्टनरशिप है, यूरोप के अंदर सोशल इम्पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यूएसए के अंदर सक्सेस पे फॉर सक्सेस स्कीम्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोशल बेनिफिट बॉन्ड्स हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं कि इसलिए सोशल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए। होता कैसे वॉलंटियर या फिर सोशल और एनजीओ टाइप बिल्कुल वो फंड देते हैं? वो फंड्स पर, यानी भाई फंड्स तो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी इसके लिए। फंड्स गवर्नमेंट को फंड्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं, कोई एनजीओ वगैरह होगी तो वो उनको प्रोवाइड करेंगे। बोरोइंग मेथड कैसे होगा? प्राइवेट फंडिंग, इसमें फंडिंग प्राइवेट है तो इन्वेस्टर्स होंगे। वो बता रहे हैं अचीव हो जाएगी, भैया ये अचीव हो जाएगी। इन्वेस्टर तो वही होता है ना, ऐसे कोई प्राइवेट या एनजीओ टाइप जो उसने प्राइवेट सेक्टर का बताया था, प्राइवेट सेक्टर ही प्राइवेट फंडिंग होगी। वो सोशल इन्वेस्टर्स में आप कह सकते हैं कि वो बिजनेस एंजल्स वगैरह भी आ सकते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ग्रुप्स में। तो वो अगर वो गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट आउटकम क्लेम नहीं कर सकता तो क्या एनजीओ को बरी पे नहीं करेगी? ये तो फिर वो सेंस में चला जाएगा। यानी उनका तो उसने बताया ना, वो उनका मेन फोकस ही आउटकम के ऊपर है, आउटकम अचीव करेंगे तो ही वो बॉन्ड इशू होगा, वरना वो इशू ही नहीं होगा फिर उसके अगेन। यानी पहले वो एक आउटकम बनाएंगे, उसको देखेंगे कि वो मेजरेबल है, अगर वो मेजरेबल होगी तो उसके बाद वो जो है वो फंडिंग वगैरह लेंगे। ये उसने देखे ये लिखा हुआ, द सर्विस इज सेट आउट टू अचीव मेजरेबल आउटकम एस्टैब्लिश्ड बाय द कमिशनिंग अथॉरिटी, द आउटकम पेयर एंड द इन्वेस्टर इज रीपेड ओनली इफ दीज आउटकम्स आर अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, payments would be made if a young person has entered a job or if a homeless person has been supported in a sustainable accommodation. यानी जो हम फी फॉर यानी पेमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट ले लिया वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी ये आउटकम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है सारा। अच्छा, अब कि वो एक्चुअलाइज तब होगा जब हमारा पूरा आउटकम अचीव हो जाएगा, अचीवेबल आउटकम के बाद जो है हम उसको अच्छा आगे स्टेट बैंक प्रोडक्ट्स के अंदर बता रहेगा, स्टेट बैंक इज जनरली अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज chartered by a state. It differs from a reserve bank in that it does not necessarily control monetary policy. Indeed, the state in question may have no legal capacity to create monetary policy. यानी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है वो
जनरली जो है वो क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो चार्टर्ड किसके थ्रू हो रही है, स्टेट के थ्रू हो रही है। और ये रिजर्व बैंक से डिफरेंट है क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल नहीं कर रहा। रिजर्व बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा होगा, बट इंस्टेड यूजुअली ऑफर ओनली रिटेल एंड कमर्शियल सर्विसेज, so that you understand how a state bank works and how and what it might offer. Here are two examples from India and the UK. यानी स्टेट बैंक प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में और यूके में कैसे चल रही है उसने एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है। हाँ जी, ये सारा काम स्टेट बैंक की है, यूके में वो कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की डिफाइन कर रहे हैं, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक एक ही है ना यहाँ पे, वहाँ पे वो सेपरेट होगा यूके में। तो वो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बता रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, इज एन इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज statutory body headquartered in Mumbai. After independence in 1951, the India first 5-year plan gave the highest priority to the development of rural India. The commercial banks of the country, including the Imperial Bank of India, had till then confined their operations to the urban sector and were not equipped to respond to the emergent needs of economic regeneration of the rural areas. In order to serve the economy in general and rural sector in particular, the All India Rural Credit Survey Committee recommend the creation of a state partner and state-sponsored bank by taking over the Imperial Bank of India and integrating it with the former state-owned or a state-associated banks. ठीक है, तो ये उसने बता दिया, यानी उसने बता दिया था कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद वो एक जो है वो क्या किया था, एक स्टेट, उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया था, ठीक है, जो स्टेट उसको चार्टर कर रही थी। उसमें उसका नाम उसने बता दिया था कि ये ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट पार्टनर एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक बाय टेकिंग ओवर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी इंपीरियल बैंक को टेक ओवर कर लिया था एंड इंटीग्रेटेड इट विद द फॉर्मर स्टेट ओन्ड एंड स्टेट एसोसिएटेड बैंक। ये उसने एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से स्टेट बैंक प्रोडक्ट बनाई जा रही है, इंडिया में बनाई गई हैं। State Bank of India offers special salary account packages for varied sectors such as central government, state government, defense forces, paramilitary forces, police forces, and corporate institutions. These comprehensive packages provide a wide range of unique benefits and services as well as seamless access to the most advanced and secure net banking and mobile banking services. SBI Mutual Fund offer three broad categories of mutual funds. Money market investment are made in the short-term government debt papers and are good for parking money for short periods as the principal is safe while the return and liquidity remains high. तो यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कि उन्होंने कोई अकाउंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल सैलरी अकाउंट पैकेजेस जो हैं वो वेरियस सेक्टर्स के लिए डिज़ाइन किए थे, ठीक है जी। और उसने बता दिया कि ये जो कम्प्रिहेंसिव पैकेजेस थे वो यूनिक बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने कोई मोस्ट एडवांस और सिक्योर नेट बैंकिंग जो है वो डेवलप की थी एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज, तो उसके लिए कोई सिक्योर बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं। अब उसने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ऑफर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, तो उन्होंने कोई 3 ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं जिसमें उसने बता दिया है कि मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट जो है वो किसके लिए किया थी, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेट पेपर्स में की जा रही है और उसने लिखा हुआ है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है फॉर शॉर्ट पीरियड्स एज द प्रिंसिपल इज सेफ वाइल द रिटर्न्स एंड लिक्विडिटी रिमेन्स हाई, तो आपकी लिक्विडिटी जो है वो हाई रहेगी और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहेगी मनी मार्केट के अंदर। Debt funds are investments made on debt instruments like government securities, corporate and institutional debt papers, and equity funds are investment in the stock market and are suitable for longer term investment who want capital appreciation. तो स्टेट बैंक इंडिया ने कुछ म्यूचुअल फंड की 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें आपने मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म में है, डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रोइंग विद द टाइम, SBI continue to redefine banking in India as it aimed to offer responsible and sustainable banking solutions. नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट यूके। सर ये एक सर यहाँ सवाल है सर। जी सर। सर ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा सा मैं इस पे कंफ्यूज हुआ हूँ कि हमारे यहाँ तो जो स्टेट बैंक है दैट इज अ रेगुलेटर,
वो तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करता सर, वो तो मॉनेटरी पॉलिसी और बाकी चीजें करता है। तो ये जो एग्जांपल दे रहा है इंडिया की, ये बेसिकली वहां पे रेगुलेटर नहीं है स्टेट बैंक। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है, वो तो फिर रेगुलेट नहीं करा ना इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग, वहां पे किसी और कॉन्टेक्स्ट में यहाँ हमें पे बता रहा है कि उसने स्टेट बैंक। जी। उसने जो स्टेट बैंक की प्रोडक्ट्स है ना, उसने उसके बारे में डिस्कशन की है। और उसने बताया कि स्टेट बैंक की जो फाइनेंशियल, जो उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ था जो एक चार्टर्ड उसको स्टेट कर रहा था। उसके बाद उसने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये अर्ली जो है वो इंडिया के अंदर यूज़ की गई है। उसने बताया हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद उनका जो 5 ईयर प्लान था उसके अंदर इंडिया ने जो है वो ये जो पॉलिसी है ये अडॉप्ट की थी, जो यूके के अंदर जो स्टेट बैंक की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक हो गया सर, तो मतलब कोई डिफरेंट उसका होगा नेचर। जी जी। ओके ओके। ये इंडिया का और उसने यूके का अलग अलग बताया हुआ है कि वो उन्होंने कब फॉलो किया इस चीज़ को। नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट is the UK government agency that is responsible for managing and obtaining domestic investment. National Saving and Investment is a state-owned saving bank in the United Kingdom. It is both a non-ministerial government department and an executive agency of the Chancellor of the Exchequer. Historically, the aim of NS&I has been to attract funds from individual savers in the UK for the purpose of financing the government net cash requirements. For example, the fund in excess of taxation that the government required to fund its expenditures. NS&I attracts savers through offering saving products with tax-free element on some products and a 100% guarantee from HM Priory and on all deposits. However, its interest rates are often low to reflect the security of the investment. तो यहाँ पे उसने आपको बता दिया हुआ है कि जो नेशनल सेविंग है वो एक स्टेट ओन्ड सेविंग बैंक है यूके के अंदर, और वो मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एक एग्जेक्टिव एजेंसी ऑफ द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है जो कि इसको रन कर रहे हैं। आगे उसने बताया हुआ हिस्टोरिकली जो है वो एनएसआई जो है वो फंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहा था कि जो इंडिविजुअल सेवर्स थे यूके के अंदर उनसे वो फंड रेज कर रहे थे, टू अट्रैक्ट फंड फ्रॉम इंडिविजुअल सेवर्स इन द यूके फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट नेट कैश रिक्वायरमेंट। यानी आपके पास द फंड इन एक्सेस ऑफ टैक्सेशन दैट द गवर्नमेंट रिक्वायर, यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस थे उसको मीट करने के लिए आप ये इंडिविजुअल सेवर्स को जो है फंड्स उनसे ले रहे थे। उसने बताया हुआ कि एनएसआई जो है वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है, सेवर्स को, फ्रॉम ऑफरिंग सेविंग प्रोडक्ट्स विद टैक्स फ्री एलिमेंट ऑन सम प्रोडक्ट। यानी आपने उनको 100% गारंटी दी है कि आपके डिपॉजिट जो है वो आपके डिपॉजिट सेफ रहेंगे, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट जो है वो आपसे हम लो चार्ज करेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहेगी। तो इस तरह की उनको ऑफर्स दे के तो आपने क्या किया है, उनको अट्रैक्ट किया है कि वो फंड्स जो हैं वो बैंक में रखवाएं। Premium bonds can also be purchased from NS&I. There are personal investment in units of £1 for a minimum value of £25 with a maximum investment of £50,000. The investment is 100% guarantee and can be withdrawn with no notice or penalty. No interest is paid on the investment. Instead, the premium bond numbers are entered into a monthly draw like a lottery, and winners receive prize ranging from £25 to 1 million tax free. The chances of winning large prizes are very small even with the maximum holding allowed. तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स फ्री जो है वो अपॉर्चुनिटीज अवेल करवा रहा है, और ये जो लॉटरीज और गेमिंग विनिंग्स हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट जो है यूके की वो कोई टैक्स चार्ज नहीं करती। यहाँ पे मेरा ख्याल है टैक्स है इनके ऊपर, लेकिन शायद यूके के अंदर जो आपने प्राइज वगैरह विन किए हैं, कोई लॉटरी विन कर ली है तो वो एक टैक्स एग्जम्प्टेड होती है, उसमें आपको वो टैक्स चार्ज नहीं करती। Certificate of tax deposit in the UK, the certificate of tax deposit scheme allowed individuals to deposit money with HMRC, Her Majesty Revenue and Custom है ये HMRC है, ये UK का डिपार्टमेंट है जैसे यहाँ पे FBR है, and used it later to pay certain tax liabilities. Deposits with HMRC earned daily interest for up to 6 years. In this way, the government was effectively borrowing funds from the depositors and aiding the government's cash flow until the tax liability were settled. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम जो है टैक्स डिपॉजिट अलाउड इंडिविजुअल्स टू डिपॉजिट मनी विद HMRC, यानी FBR के पास आपने पैसे रखवाने और यूज इट
later to pay certain tax liabilities, यानी अब वो आपने अपनी certain tax liabilities को पे करने के लिए आपने उनके पास रखवा दिए। डिपॉजिट विद HMRC earn daily interest for up to 6 years, यानी जो उनके पास रखवाए गए हैं पैसे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। In this way, the government was effectively borrowing fund from the depositor and aiding the government cash flow, यानी गवर्नमेंट के कैश फ्लो को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से इंडिविजुअल से कैश जो है वो बोरो कर रहे हैं until the tax liabilities were settled, जब टैक्स लाइबिलिटीज सेटल्ड हो जाएंगी तो उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। From 23rd November 2017 this scheme was closed for new purchases and existing certificate continue to be honored until 23rd November 2023, यानी ये भी खत्म हो चुका होगा आपका, क्योंकि उसने वो पुरानी डेट लिखी हुई है तो ये भी एंड हो चुके हैं 23rd नवंबर। चलिए यहाँ पे हम ब्रेक कर लेते हैं 5-10 मिनट्स की, 3:35 हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक करते हैं, 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक है जी, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ रहे हैं जी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन रिलेशन टू पब्लिक डेट मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनली जो आ रही है वो सबसे पहले IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बता रही है IMF विल कैरी आउट अ डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस अंडर इट्स सर्वेलेंस एक्टिविटीज फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। दिस वाज रिव्यूड इन जनवरी 2021 एंड सम एरियाज व्हिच आर कंसिडर्ड आर शोन इन द कमेंट्स बिलो। तो नीचे उसने कुछ DSA का फ्रेमवर्क डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस बना के दिया हुआ है। There was scope to improve the DSA framework ability to identify risk of sovereign stress and better align it with the IMF lending framework to be achieved by replacing the current approach with a new methodology. In surveillance, the framework help identify a member's vulnerability to sovereign stress to steer the member away from such stress in funds supported program which often take place after the stress has already developed. The DSA help determine if sovereign stress can be resolved via a combination of IMF financing and economic reforms, or if measures such as debt restructuring and needed to deliver medium term debt sustainability. यहाँ पे उसने सिंपल बताया हुआ है कि IMF जो है वो उनका डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस करके देखते हैं और क्या है उसको सर्विलेंस के ऊपर रखते हैं, यानी जिन जिनको उन्होंने डेट दिया हुआ है वो सारा अंडर सर्विलेंस रहता है और फिर वो उसके हिसाब से अपनी जो अगर पॉलिसी में कोई चेंज वगैरह करना हो तो वो उसको चेंज करते रहते हैं। लाइक अगर देखा जाए पाकिस्तान में जैसे वो पेट्रोल प्राइसेस के अंदर जो है वो उन्होंने कहीं लेवी चार्ज कर दी हुई है, तो वो भी IMF की तरफ सर से ये जी जी सॉरी सर, मैं वो फिर आपको इंटरप्ट किया सर। ये टाइटल ही मुझे तो पता नहीं यार, ये टाइटल में मसला है या क्या सर? ये लिखा हुआ है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इन रिलेशन टू पब्लिक डेट मैनेजमेंट। तो सर ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि यानी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की कि उन्होंने डेट मैनेजमेंट कैसे करनी है? ये मैं सपोज ही कर रहा हूँ सर, क्योंकि टाइटल थोड़ा सा या मुझे समझ नहीं लगी। मैं चेक कर सर, अब बुक है आपके पास? हाँ जी, अच्छा बुक में इसी तरह ही लिखा हुआ है। अच्छा सर, बुक के अगर आप देखेंगे ना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू पब्लिक डेट मैनेजमेंट है। तो सर इससे फिर क्या मुराद हुई? यानी ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी सर? यानी उससे ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। IMF का जिक्र किया हुआ है कि IMF की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक का जो डेट है उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, वो बता रहे हैं द फ्रेमवर्क इज आल्सो यूज्ड इन डेवलपिंग IMF कंडीशनैलिटी एंड इन्फॉर्म द नीड फॉर debt relief and debt restructuring operations undertaken in the context of fund supported program. The key feature include a risk based approach through distinction between a high and low scrutiny countries
standardization of write-up and publication requirement, realism tools to guard against optimistic economic projects, a heat map summarizing debt vulnerabilities and debt plan chart to give a sense of uncertainty around the projected path of the debt to GDP ratio. The new framework include a broader and more consistent debt coverage, a longer projection horizon, new tools at multiple horizon based on superior analytical methods that account for country structural characteristics and enhance transparency in bottom line assessments, including the exercise of judgment. Furthermore, the new tools support probabilistic debt sustainability assessment as required by the funds lending framework. तो ओवरऑल उन्होंने उसी चीज़ के बारे में दोबारा बता दिया हुआ है कि जो IMF ने जो बनाया हुआ उसमें उसने बता दिया हुआ है कि उन्होंने रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो किया हुआ है ताकि वो उन चीज़ों को हाई एंड लो स्क्रूटनी कंट्रीज को वो फोकस कर सकें, ठीक है जी, और वो इस चीज़ को देख सकें। यानी उन्होंने लिखा हुआ टूल्स टू रियलिज्म टूल्स टू गार्ड अगेंस्ट ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, heat map summarizing debt vulnerabilities and debt plan chart to give a sense of uncertainty around the projected path of debt to GDP ratio। यानी उन्होंने एक वो चार्ट बनाया हुआ, उस चार्ट के अगेंस्ट वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ से कितनी पेमेंट आनी है और किस तरह से जो है वो उसकी प्रोजेक्शन सारी उन्होंने बनाई हुई है। और उन्होंने बता दिया है कि उन्होंने कोई एक लॉन्गर प्रोजेक्शन हॉरिजॉन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है और वो बहुत सारे मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल हॉरिजॉन्स हैं जहाँ पे वो न्यू टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, on superior analytical methods that account for countries' structural characteristics and enhance transparency in the bottom line assessment, including the exercise of judgment. The new tools support probabilistic debt sustainability assessment as required by the fund lending framework. National organizations with a view on public finances, Monetary Policy Committee MPC. In the UK, government sets an inflation target as at May 2023. This is 2%. The MPC sets an interest rate it judges will enable that inflation target to be met. The committee is made up of 9 members: the governor, the 3 deputy governors for monetary policy, financial stability and markets and banking, the bank chief economist, and 4 external members appointed directly by the Chancellor of the Exchequer. The appointment of independent members is designed to ensure that MPC benefit from thinking and expertise in addition to that existing inside the Bank of England. There is more information, तो उसने लिंक दिया हुआ, उस लिंक के थ्रू हम फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। In many countries, independent scrutiny of the internal temporal position is included in government budget estimate. This is often due to a history of poor government prediction. For example, usually over optimistic and often politically influenced. तो उसने बता दिया है कि गवर्नमेंट ने कोई जो यूके की गवर्नमेंट है उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो सेट कर लिया हुआ है और एमपीसी जो है वो एक इंटरेस्ट रेट को वो रखती है और वो अनेबल करती है कि इन्फ्लेशन को कितनी इन्फ्लेशन को आपने टारगेट करना है। और उसके लिए उसने एक कमेटी एमपीसी जो कमेटी है उसके अंदर 9 मेंबर्स हैं, गवर्नर है, 3 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, बैंक का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो है, 4 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जो कि चांसलर ने अपॉइंट किए हैं। वो बता रहे हैं कि जी द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स इज डिजाइंड टू इंश्योर दैट एमपीसी बेनिफिट फ्रॉम थिंकिंग एंड एक्सपर्टीज इन एडिशन टू दैट एग्जिस्टिंग इनसाइड द बैंक ऑफ इंग्लैंड। वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर वो बता रहे हैं कि वो उसमें देख रहे हैं कि एमपीसी जो है वो उससे बेनिफिट उसको प्रोवाइड कर सके और जाके वहाँ से वो एक्सपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, एमपीसी की वो एक्सपर्टीज यूज़ करके ओवरऑल जो है वो मेंबर्स की जो वो बता रहा है कि उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकें, आपकी जो उनकी थिंकिंग और एक्सपर्टीज जो है जो 9 मेंबर्स हैं उनकी। एक्सटर्नल बॉडीज के अंदर वो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी में बी बाय एक्सटर्नल बॉडीज एग्जामिनिंग गवर्नमेंट एस्टीमेट सच एज दी हॉट काउंसिल डेस्क फाइनेंसिस पब्लिक्स HEFP इन फ्रांस। तो उन्होंने लिखा भी वो फ्रांस की लैंग्वेज में ही है। और ऑफ इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन यूज बाय द गवर्नमेंट as in the case in the UK with the Office of Budget Responsibility. The OBR, Office of Budget Responsibility, are an independent body that examine public finances over a 5-year and a 50-year time period. Most countries in the developed world would have a body that stand apart from the government and assesses public finances for that country. These are known as independent financial institutions. तो ये external bodies के बारे में बता रहे हैं कि एक तो OBR है
ठीक है जी, जो यूके के अंदर पब्लिक फाइनेंसिस को डील कर रही है। और जो बता रहा है कि हर अदर जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसके अंदर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो है वो इसमें पार्ट ले रहे हैं कि गवर्नमेंट असेस कर रहे हैं कि किस कंट्री को कितनी फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट है। Among independent financial institutions, a distinction can be made between those that provide an express approval or rejection of the government projections, like उसने बता दिया हुआ है कि अप्रूवल और रिजेक्शन जो गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस के ऊपर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसने बता दिया कि एग्जांपल के तौर पे उसमें स्पेन, आयरलैंड, इटली एंड पुर्तगाल शामिल हैं। Those that, like the HCFP, publish a comment without formally endorsing the assumption, for example, Germany and Estonia. ऑफिस ऑफ बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो उसके बारे में बता रहा है जहाँ उसने पीछे जिक्र किया था कि जो ऑफिस ऑफ बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। तो वो ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल ऑडिट एक्ट 2011 एस्टैब्लिश द ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ स्टैट्यूटरी बेसिस on a quasi autonomous non-government organization, Quango, independent from the Treasury. The OBR was established in 2010 to monitor the public sector finances. The OBR produces detailed 5-year forecast for the economy and public finances twice a year. The forecast accompany the budget statement and the spring statement. तो उसने बता दिया है कि बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल ऑडिट एक्ट जो है उसके अंदर आपने एक OBR जो है वो स्टैट्यूटरी बेसिस के ऊपर बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, जो ट्रेजरी से बिल्कुल सेपरेट थी। 2010 में आपने ओबीआर इस्टेब्लिश किया है, किसके लिए? फाइनेंसिस को देखने के लिए कि पब्लिक सेक्टर के जो फाइनेंसिस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। और जो आपका ओबीआर डिपार्टमेंट है वो 5-year फोरकास्ट जो है वो इकोनॉमी के लिए बना रहा है ट्वाइस अ ईयर। और बता रहे कि जी द फोरकास्ट कंपनी दी बजट स्टेटमेंट। तो अब यूजुअली इन लेट नवंबर एंड यूजुअली इन मार्च, यानी वो आप उसने 2 टाइम पीरियड बता दिए मैं कि नवंबर और मार्च के अंदर जो है वो आप ये स्टेटमेंट बनाते हैं। द मेन टास्क फॉर द ओबीआर इज टू प्रोवाइड इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड इंडिपेंडेंट एनालिसिस ऑफ द यूके पब्लिक फाइनेंसेस, टू एडवाइज वेदर द फिस्कल पॉलिसी आर लाइकली टू मीट द टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट एंड मोर ब्रॉडली टू एवेल्युएट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द यूके पब्लिक फाइनेंसेस। वो बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि उनका जो मेन काम है वो फोरकास्ट को इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर रहे हैं, किसके लिए? यूके का पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। आगे उसने लिखा हुआ है टू एडवाइज वेदर द फिस्कल पॉलिसी आर लाइकली टू मीट द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट, ताकि जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए आप उनको मीट कर सकें। 7 पैराग्राफ ऑफ द 2011 Act are dedicated to the OBR Schedule 1 provide for the membership। तो उन्होंने जो 2011 का एक्ट है बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल ऑडिट एक्ट 2011 जो है उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि आपका 7 पैराग्राफ है जो OBR को डेडिकेट किया गया। उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 1 प्रोवाइड फॉर इट्स मेंबरशिप। फर्स्ट में द ऑफिस इज कंसिस्ट ऑफ अ मेंबर टू चेयर इट अपॉइंटेड बाय द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर विद द कंसेंट ऑफ द ट्रेजरी कमेटी of the House of Commons। और बी उसने लिखा हुआ है 2 other members appointed by the Chancellor of the Exchequer after consultation with the member appointed under paragraph A and with the consent of that committee, and not fewer than 2 members nominated by the office and appointed by the Chancellor of Exchequer। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे OBR के अंदर जो मेंबर बनाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसने बता दिया है कि एक बंदा चेयरमैन है, 2 मेंबर जो हैं वो आपने चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ने अपॉइंट किए हुए, और जो 2 से कम आप मेंबर नहीं रख सकते जो ऑफिस के लिए आपने अपॉइंट करने हैं, वो भी अपॉइंट जो है वो चांसलर ही करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए ऑफ द बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल ऑडिट एक्ट 2011, the treasury sets its objective and or the mandate for fiscal policy. This is achieved through the establishment of a charter for budget responsibility at the start of each parliament. Should the Treasury wish to change its objective and the mandate for fiscal policy, this shall be achieved through the formal process for modifying this charter for budget responsibility. The original charter in 2010 include the following. The Treasury objective for fiscal policy are to ensure sustainable public finances that support confidence in the economy। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपने इंश्योर करना है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए
promote intergenerational fairness and ensure the effectiveness of better government policy, support and improve the effectiveness of monetary policy in stabilizing economic fluctuation. The Treasury's mandate for the fiscal policy for this Parliament announced in the budget on 22nd June 2010 is a forward-looking target to achieve cyclically adjusted current balance by the end of the rolling 5-year forecast period. तो वही जो उसने 5 ईयर का बताया हुआ है कि आप 5 ईयर से 50 ईयर का एक वो रोलिंग बजट बनाते हैं, ठीक है जी, करंट बैलेंस बाय द एंड ऑफ द रोलिंग 5-year forecast period. At this time of rapidly rising debt, the Treasury's mandate for fiscal policy is supplemented by a target for public sector net debt as a percentage of GDP to be falling at a fixed rate of 15-16, ensuring the public finances are restored at a sustainable path. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस टाइम पे डेट जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ट्रायरी जो है वो कोशिश कर रही है कि फिजिकल पॉलिसी जो है वो किसके थ्रू सप्लीमेंट की जाए, a target for public sector net debt as a percentage of GDP to be falling at a fixed rate of 15-16, ensuring the public finances are restored at a sustainable path, ताकि जो पब्लिक का जो फाइनेंस है उसको एक सस्टेनेबल पाथ के ऊपर लाया जा सके. अच्छा जी, अब उसने लिखा भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बॉडी आई थी हॉट काउंसिल डेस फाइनेंसेस पब्लिक्स फाइनेंस की इन यूरोप looser constraints than those in the United States of America on borrowing by governments were agreed by the European Union under the Maastricht Treaty and its successor, the Treaty on Coordination, Stability and Governance in 2013. In France, the Haute Council des Finances Publiques was created at the time that TCSD was rectified. ठीक है जी, तो ये Treaty on Coordination, Stability and Governance Department was ratified. It has no power to issue the actual economic forecast, leaving it to bodies dependent on the Ministry of Finance to make such forecast. The HCFP merely has the power to evaluate the forecast used by the government and decide whether they are plausible or not. The HCFP is responsible for assessing the realism of the macroeconomic forecast of the French government and for checking the consistency of the return path to balance public finances with France-European commitments. It is an independent agency of the government and parliament, and it reports to the Council of Auditors and is chaired by its first president. तो यहाँ पे उसने बता दी कि HCFP का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट को असेस करना है, ठीक है जी, of the French government and for checking the consistency of the return path to balance public finances. यानी आपने बैलेंस जो देखना है पब्लिक फाइनेंसेस के अंदर विद फाइनेंस यूरोपियन कमिटमेंट्स, और वो बता रहे हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की, और इसने जो रिपोर्ट है उसने कोर्ट ऑफ ऑडिट को रिपोर्ट करना है जो कि चेयर की जाएगी फर्स्ट प्रेसिडेंट के. If the government is led to modify its macroeconomic forecast during the parliamentary debates, they inform the HCFP, which must also issue an opinion. Forecasts analyzed by the HCFP are either short-term, 1 or 2 year for the annual budget bills, or medium-term, a 4-year horizon for multiple-year scope of text. ठीक है, तो बता रहे हैं कि जो फोरकास्ट एनालिसिस जो बनाया जा रहा है वो शॉर्ट टर्म जो है वो 1 से 2 ईयर का है, मीडियम वाला जो है वो आपका 4-year हॉरिजॉन है, और जो मल्टीपल ईयर का जो है वो भी बनाया जा रहा है प्रोग्राम बिल्स एंड स्टेबिलिटी प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अंदर. Debt Management Office DMO. Many countries operate a national debt management office. Its role is to oversee debt and cash management for the government, lending to local authorities, managing certain public sector funds. तो मेन काम जो है वो DMO का ये है कि उसने डेट को और कैश को मैनेज करना है गवर्नमेंट के, जो आप अमाउंट लेंड कर रहे हैं लोकल अथॉरिटीज को उसको देखना है, और पब्लिक सेक्टर के फंड्स को मैनेज करना है. The UK Debt Management Office was established in 1998 and responsibility for government wholesale sterling debt issuance was transferred from the Bank of England to the DMO. This reorganization followed the transfer of operational responsibility for setting official UK interest rate from HM Treasury to the Bank of England in May 1997. The DMO's remit is to carry out the government debt management policy of minimizing financing costs over the long term, taking account of risk, and to minimize the cost of offsetting the government net cash flow over time.
while operating within a risk appetite approved by ministry in both cases. तो DMO भी वही काम कर रहा है जो हमने पहले देखा था कि आप क्या कर रहे हैं कि आप फाइनेंस कॉस्ट को लॉन्ग टर्म में रिड्यूस करना चाह रहे हैं, रिस्क को अकाउंट फॉर कर रहे हैं, और आप जो है वो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है, जो गवर्नमेंट की कॉस्ट आ रही है, एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ऑफसेटिंग द गवर्नमेंट नेट कैश फ्लो ओवर टाइम, यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं उनको ऑफसेट करने के लिए आप जो है वो मिनिमाइज कर रहे हैं उसको, वाइल ऑपरेटिंग विद रिस्क एपेटाइट अप्रूव बाय मिनिस्ट्री इन बोथ केसेस, यानी हर केसेस के अंदर रिस्क एपेटाइट यानी मैक्सिमम रिस्क वो कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं वो उन बोथ केसेस में आपने मिनिस्ट्री से उसकी अप्रूवल लेनी. In institutional terms, the DMO is legally and constitutionally part of HM Treasury, and as an executive agency, it operates at arm's length from ministers. The Chancellor of the Exchequer determines the policy and financial framework within which the DMO operates and delegates to the Chief Executive operational decision on debt and cash management and day-to-day management of the office. तो उसने बता दिया है कि इंस्टीट्यूशनल टर्म के अंदर DMO जो है वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो पार्ट है HMT का, HM ट्रेजरी का, ठीक है. एंड एज एन एग्जेक्टिव एजेंसी it operates at arm's length from minister, the chancellor of exchequer department, the policy and financial framework within which the DMO operates, and delegate to the chief executive operational decisions on debt and cash management and day-to-day management of the office. तो ये उसकी main responsibilities. Domestic versus foreign debt. Domestic debt, this is also known as internal debt and arises where a government borrow money from lenders within its own country. Domestic or internal public debt is where the citizens of that country lend money to the government. ठीक है जी. तो सिंपल है कि आपका जो डोमेस्टिक डेट है उसके अंदर आप इंटरनली डेट जो है वो अरेंज कर रहे हैं, और जो आपके पास जो है पब्लिक डेट जो है जहाँ पे सिटीजन्स ऑफ जो कंट्री हैं वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं. When debt is financed domestically, there is an argument that it may crowd out the private sector, as there might be an increase in the interest rate at the cost of borrowing for the private sector. ठीक है, और it may directly limit the availability of finance in developing countries. तो बता रहे यहाँ पे डोमेस्टिकली अरेंज हो रहा होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तो क्राउड आउट का प्रॉब्लम आ जाएगा, और वहाँ पे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा वहाँ पे फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर यानी इंटरेस्ट रेट को बोरिंग की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट रेट अपवर्ड चले जाएंगे. दिस वुड क्लियरली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एंड कुड होल्ड बैक ग्रोथ. In the classical view, a public borrowing authority accumulates resources for its own use, leaving private sector with a lesser part. In the monetarist view, an expansion in government expenditure funded by debt after a relatively short transition period can displace or crowd out on equivalent magnitude of private expenditure. तो classical view में उसने बता दिया है कि जो पब्लिक बोरिंग अथॉरिटी है वो एक्यूमुलेट करेगी रिसोर्सेज को फॉर इट्स ओन यूज. ठीक है जी. लीविंग प्राइवेट सेक्टर विद अ लेसर पार्ट. पहले आप प्राइवेट सेक्टर को ओपन छोड़ रहे थे, यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर को कम इन्वॉल्व कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. सर एक छोटा सा सवाल इधर है सर. सर ये जी जो सर. मुझे लग रहा है सर यहाँ से अब पब्लिक एंड जो डेट है सभी जो हमने डोमेस्टिक एंड फॉरेन डेट, इससे पहले जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि सर इसमें नंबरिंग कोई नहीं आ रही साथ साथ ना सर, तो वो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां तक तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस आ रहा था. पहले IMF आया, फिर उसने हमें एग्जांपल दे दिए बजटिंग के, तो ये उसी की कंटिन्यूएशन है या आपको नया टॉपिक शुरू हो गया सर? वो तो एक स्पेसिफिक बात थी ना वो सर, तो सर रोल्स एंड पीछे खत्म हो गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद तो ये आ गया था, MPC आ गया था, ये वहां से कंटिन्यूटी खत्म हो गई थी वहां पे. अच्छा, तो ये सारे सर इनके समय ये लॉजिक, ये सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं सर जिसको हमने जी लेके चलना है. इंडिविजुअल अब मैं तो टॉपिक्स हैं. जैसे एक टॉपिक के अंदर कोई दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व होता है तो वो उसको सेपरेटली डिस्कस कर रहा है. जैसे ये हमने फ्रांस वाला एक टॉपिक पढ़ा, ये पहले उसने डिस्कस किया इस बॉडी का, फिर उस बॉडी के बारे में उसने डिस्कशन की. ओके ओके सर, थैंक यू. अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आ गया है फॉरेन डेट. वो लिखा हुआ जी, बाय बोरिंग फ्रॉम ओवरसीज गवर्नमेंट कैन ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री thereby reducing the crowding out impact. This is known as foreign or external debt. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें, जो क्राउडिंग का इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए आप इन जो बोरिंग है वो ओवरसीज
के साथ कर रहे हैं. गवर्नमेंट कैन गिव मोर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री देयर बाय रिड्यूसिंग द क्राउडिंग आउट इफेक्ट. दिस इज नोन एज फॉरेन डेट. Most national government will have a combination of foreign and domestic debt. Instead, on foreign debt does flow out of the economy. Government bonds are usually denominated in the home currency, but in some cases, particularly in developing countries, they are often denominated in foreign currency such as the US dollar and therefore carry significant exchange rate risk. ठीक है जी. जैसे IMF से लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है कि आपने क्या कहते हैं डॉलर में आप लोग लोन ले लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डी वैल्यू अगर हो रही है तो जो डॉलर की अमाउंट डॉलर जो है वो पर जो है वो बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे फिर आपको एक्सचेंज रेट का रिस्क जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. According to the IMF, gross external debt is the amount at any given time of disbursed and outstanding contractual liability of residents of a country to non-resident to repay principal with or without interest or to pay interest with or without principal. तो बता रहे कि जो ग्रॉस एक्सटर्नल डेट है वो अमाउंट कौन सी अमाउंट है जो गिवन टाइम के ऊपर आपने अमाउंट दी है और जो आउटस्टैंडिंग है कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी ऑफ रेजिडेंस के अंदर. बेशक वो कंट्री ऑफ नॉन रेजिडेंस में है तो उसने प्रिंसिपल भी रीपे करना है और इंटरेस्ट की अमाउंट भी रीपे करनी है. In this definition, the IMF defines the key elements as follows. IMF definition में उसने लिखा हुआ है outstanding and actual current liabilities. Debt liabilities include areas of both principal and interest amount. Principal and interest, when the cost of borrowing is paid periodically as commonly occurs, it is known as an interest payment. All other payments of economic value by the debtor to the creditor that reduces the principal amount outstanding are known as principal payment. तो अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है तो वो आपकी अकाउंट होगी एज एन इंटरेस्ट पेमेंट, और अगर उसके अलावा इंटरेस्ट के अलावा आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो वो कंसिडर की जाएगी एज प्रिंसिपल पेमेंट. The definition of external debt does not distinguish between principal payment or interest payment or payment for both. The definition does not specify that the timing of the future payment of principal and interest need to be known for a liability to be classified as debt. Residence, ये उसने लास्ट में कुछ टॉपिक डिस्कस किए. मतलब रेजिडेंस का मतलब है टू क्वालिफाई एज एक्सटर्नल डेट द डेट लायबिलिटी मस्ट बी ओड बाय अ रेजिडेंट टू अ नॉन रेजिडेंट. Residence is determined by whether the debtor and creditor have their centers of economic interest, typically where they are ordinarily located and not by their nationality. Current and not contingent, यानी यहाँ पे सिंपल है कि जो करंट लाइबिलिटी आपकी लाइबिलिटी जो करंटली फॉल कर रही होगी वो आपकी लाइबिलिटी होगी. कंटीजेंट लाइबिलिटीज जो है वो डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होती एक्सटर्नल डेट की. तो उसने लिखा हुआ जी कंटीजेंट लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल डेट. These are defined as arrangements under which one or more condition must be fulfilled before a financial transaction take place. तो उसने कुछ definitions बताई हुई थी. National and सर इधर ही सर एक सॉरी मैं दोबारा डिस्टर्ब किया सर. इधर ही सर इसकी डेफिनेशन में एक चीज थोड़ी सी अगर क्लैरिटी अगर आ जाए. तो इसमें लिखा हुआ है कि डेट वो है विच इज अभी जो आप फ्लैश किया था विच इज डिस्पर्स्ड और आउटस्टैंडिंग. सर इन दोनों में फर्क क्या हुआ सर? डिस्पर्स से मुराद डोनर ने दे दी और आउटस्टैंडिंग से मुराद वो भी डोनर ने दी है तो होगी. तो ये सर अगर आप काइंडली एक्सप्लेन कर दें इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ. ये सर जो अभी डेफिनेशन आपने बताई थी सर इसकी पिछली स्लाइड में सर. ये डेफिनेशन वाली स्लाइड पे ही हूँ मैं सर. जी सर उसकी पिछली सर जहां उसने इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिखी है. जी जी ये ग्रॉस एक्सटर्नल डेट का जो आप कह रहे हैं. जी सर जी सर. तो इन दोनों में यहाँ सर पे फर्क बता रहे क्लियर नहीं हो कि रहा था सर. जी सर बताएं आप क्या कह रहे हैं. तो इन दोनों में अब लॉजिकली फर्क समझ नहीं लग रहा था. एक तो ये ना कि जो डेट दे दी किसी डोनर ने वो तो ग्रॉस होगी, लेकिन उसने उसको फर्दर क्वांटिफाई किया है कि इट इज अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड एंड आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग से ये समझ लगती है कि जो भी वापस नहीं की, और डिस्पर्स से भी बात वही है. तो मैं कहा ये आपसे पूछ डिस्पर्स लेते हैं. होगी सर. डिस्पर्स वो एट एनी गिवन टाइम ऑफ डिस्पर्स एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी, यानी डिस्पर्स जितनी अलाउ की होगी टोटल उनको जितना लोन उनको दिया होगा टोटल.
and outstanding अच्छा। contractual liability of residents of a country to a non-resident to repay principal with or without interest. डिस्पर्स होगी वो ओके जो सर। अलाउ की हुई होगी, टोटल लोन जो डेट जो उसने टोटल अलाउ किया हुआ होगा। ओके सर, ओके सर। नेशनल वर्सेस सब नेशनल डेट, जो डेवोल्यूशन में उसने लिखा हुआ है एज प्रमोटेड बाय द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, द मूव टू enhance economic efficiency and local democracy under the concept of subsidiarity is of growing importance। तो उसने बता दिया है कि वो जो डेवोल्यूशन है वो प्रमोट कर रहा है IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जो कि वो कह रहा है द मूव टू इनहेंस इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड लोकल डेमोक्रेसी। ठीक है जी, अंडर दी कॉन्सेप्ट, यानी वो क्या कह रहा है, वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और लोकल डेमोक्रेसी को इनहेंस करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक अंडर दी कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडियरिटी इज ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। अब उसने सब्सिडियरिटी को एक्सप्लेन किया है, दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन द पावर इज लोकेटेड एट द नियरेस्ट पॉइंट टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल activity to ensure allocative or operational efficiency. That means that while a number of economic powers are being centralized, there are other major economic powers that are being decentralized. The method of decentralization is complex in the UK, where there are increasing power being given to 3 or 4 of the nations of the country, but not in a consistent manner due to their differing circumstances. For example, Scotland, Wales, and Northern Ireland. Within England, there are also greater power being given to some regions। यानी वो बता रहा है कि सब्सिडियरिटी क्या है आपके पास, सब्सिडारिटी, वो बता रहा है कि ये टर्म जो यूज की जा रही है उसमें लिखा हुआ है कि पावर जो है वो दी जा रही है किसी नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, टू इंश्योर एलोकेटिव और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी या एलोकेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कोई पावर दी जा रही है। दैट मीन वाइल नंबर ऑफ इकोनॉमिक पावर्स आर बीइंग सेंट्रलाइज्ड। ठीक है जी, तो उसमें बता रहा है कि नंबर ऑफ इकोनॉमिक पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया गया है और मेजर इकोनॉमिक पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। आगे उसने लिखा हुआ है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, तो उसने लिखा हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर फंडिंग बाय टैक्सेशन और बाय बोरिंग, और बोरिंग के अंदर उसने लिखा हुआ है कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड ओवरसीज के थ्रू हम बोरिंग वगैरह कर रहे हैं। तो अभी पहले जो है वो हम बोरिंग के ऊपर डिस्कशन होगी, टैक्सेशन वाली डिस्कशन जो है वो बाद में आएगी, पहले बोरिंग वाली डिस्कशन आएगी। तब उसने ट्रायरी बिल्स हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, बोरिंग फॉर मनी मार्केट, तो ये शॉर्ट टर्म है, हम पहले ट्रायरी बिल्स पढ़ चुके हैं। तो उसने ट्रायरी बिल्स के बारे में, मनी मार्केट्स के अंदर ट्रायरी बिल्स हैं, इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इंक्रीज बैंक्स विलिंगनेस टू लैंड मनी, इंक्रीज स्पेंडिंग इन इकोनॉमी, फैसिलिटेट इंक्रीज इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म हमने पढ़ा था कि जो 3, 6 और 12 मंथ्स के जो ट्रायरी बिल्स हैं वो यूके इशू करती है। तो वो कह रहे हैं कि उसका जो मनी मार्केट के अंदर फायदा क्या होगा कि एक तो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बैंक्स विलिंगनेस टू लैंड मनी, यानी बैंक्स जो हैं वो उस केस में विलिंग होंगे पैसा लैंड करने के लिए, जो इकोनॉमी के लिए जो है वो स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, और जो इन्फ्लेशन है उसको भी ये चीज़ फैसिलिटेट करेगी। बोरोइंग फ्रॉम मनी मार्केट में उसने इन्फ्लेशन का पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करेगी, रिड्यूसेस इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस, reduces real value of fixed income, pressure for higher wages, generate uncertainty about future real return on investment और spending before prices increase further। ठीक है जी, तो वो इन्फ्लेशन का बता रहा है कि क्या इम्पैक्ट आएगा। ये मेरा ख्याल है आपको नजर नहीं आई होंगी, उन्होंने शायद एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की थी, ये यूके से जो स्लाइड आई थी उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड, एक दो तीन जगह पे आपको वर्कबुक 1 में या 2 में नजर आएगा जहाँ पे कुछ स्लाइड्स एक्स्ट्रा ऐड की हुई। नहीं वर्क नहीं, टॉपिक वर्कबुक पे है, ट्रायरी बिल्स हम पढ़ चुके हैं ना पहले, तो वो ट्रायरी बिल से रिलेटेड है कि मनी मार्केट के अंदर अगर आप बोरिंग कर रहे हैं, मनी मार्केट बोरिंग फ्रॉम मनी मार्केट, तो ट्रायरी बिल्स हम पढ़ चुके हैं, उसका इम्पैक्ट क्या, तो उसने यहाँ डिस्कस नहीं किया उसको। आगे उसने बता दिया कि अगर इन्फ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन में आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, फिक्स्ड इनकम की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, हायर वेजेस का प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, और आप जनरेट अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर रियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर जो अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और स्पेंडिंग बिफोर प्राइसेस इंक्रीज फर्दर, तो आप ज़्यादा
सस्पेंड करना शुरू कर देंगे कि इन्फ्लेशन से पहले पहले आप जो प्राइसेस इंक्रीज हो उससे पहले सस्पेंडिंग है वो कर ली जाए। बोरिंग फ्रॉम द कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, अब मनी मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, और आप बोरो करते हैं, सॉरी बोरिंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये भी हम अभी पढ़ आए हैं। What does this mean for rate of return offered? A higher interest rate is needed. तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पे higher interest rate जो है वो required है। What impact will this have on wider economy? Other investment product follow pace. ठीक है जी, तो यहाँ पे वो साथ साथ बता भी रहे हैं कि क्या wider economy के ऊपर क्या impact आएगा कि आपने अदर इन्वेस्टमेंट्स जो है अदर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देनी है, उस पेस को फॉलो करना है, और इस केस में इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होंगे, उसके चांसेस होंगे इंक्रीज होने के। अब अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, बोरिंग जो है वो मोर एक्सपेंसिव हो जाएगी, आप लोन लेंगे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन वेरिएबल डेट गोज अप, ठीक है जी, तो जो डेट जो है वो जिसकी परसेंटेजेस जो है वो वेरी कर रही होंगी वो भी रेट ऊपर हो जाएगा। रिड्यूस इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस वाया इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, तो जब इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो एक्सचेंज रेट भी उसके सामने हाई हो जाएंगे, तो वहाँ पे फिर जो है वो प्रॉब्लम आएगी, इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि एक्सचेंज रेट्स हाई हो जाएंगे इस केस में। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट, ये नहीं लिखा हुआ बुक में, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेंट, क्या मैथड में गवर्नमेंट बोरिंग के साथ लिंक हो गई? ये हम अदर टॉपिक है और है इसमें डिटरमिनेंट बुक मुझे दिखाइएगा एक सेकंड, देखूँ मैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया। मुझे तो एक दो चीज़ों का ही था कि उन्होंने वो, ये बीच में से स्लाइड में स्किप कर गए, और जो चीज़ें इसमें आ रही हैं वो यहाँ पे नहीं। ये इस कंट्री या तो गवर्नमेंट को बोरिंग इसके साथ उसने 1.7 लिखा हुआ है यहाँ पे रेफरेंस, और हालांकि जो रेफरेंस है 1 ही है अभी। तो यहाँ तक तो ये चल रहा है, यहाँ तक तो हमने किया डेवोल्यूशन, और ये तो है यहाँ पे, उसके बाद उसने यहाँ पे स्लाइड चेंज कर दी। यहाँ पर टॉपिक है पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल फाइनेंस। ये मैंने इनको बताया भी था यूनिवर्सिटी में, मैंने बताया था कि यहाँ पे बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैच नहीं कर रही। ये सर क्यों है जो वहाँ से सिग्मा ये वेबसाइट से ये 2-3 पेजेस इसमें है ही नहीं, ये वाला, ये 1.8 इसमें नहीं है, आगे डायरेक्ट फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन आ गया, और जो उसने ऐड किया हुआ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ स्लाइड्स ऐड हुई हैं 8-10 वो यहाँ नहीं है, 1.8 नहीं है, आगे 1.9 पे आ गया, 1.8 इसमें है ही नहीं। ये चेक करना पड़ेगा कि ये मुझे सर लग इससे तो है यही लग रहा है और जैसे हमारी वर्कबुक जो है ना वो अपडेटेड नहीं है सर, क्योंकि स्लाइड्स तो उसकी अपडेटेड ही होंगी,
क्योंकि ये टॉपिक तो सिरे से है ही नहीं, वो तो आगे दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है और वो एंड तक कोई और ही है सर, और उसकी नंबरिंग भी डिफरेंट है। टॉपिक है ना, जैसे वो डिस्काउंट को वाला था, ट्रेन टिकट्स वाला था, तो वो फॉर्मूला वगैरह है, उसमें नहीं। और बुक में फॉर्मूला भी नहीं है। फॉर्मूला भी नहीं है, और उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड वाला टॉपिक, अच्छा, तो मेरे वर्क में कोशिश करते हैं काफी सारा ठीक है। जैसे वो ट्रेन बिल का डिस्काउंट का फॉर्मूला बताता है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बेसिकली ठीक है, वो टेस्ट हो ना हो मेंशन तो वैसे मैंने बताया था इनको कि मैं रीड आउट कर रहा था तो मैंने देखा था चीजें मिसिंग थी इसमें। ये बताइए कि बुक वर्कबुक अपडेटेड नहीं है वर्कबुक या स्लाइड जून 25 तक है ये बुक। वर्कबुक में से लिखा हुआ मार्च में चले ये मैं कर लेता हूँ इसको, मैंने स्लाइड्स अपडेटेड नहीं, यही हो सकता है स्लाइड्स का इशू आ सकता अपडेट के टॉपिक है। मैंने वहाँ पे जब मैंने बात की थी, जब वो ट्रेनिंग का सेशन चल रहा था, उन्होंने कहा कि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स ऐड की जो आपको लग रहा है जो बुक में नहीं है। तो जो एग्जामिनर जो है जो वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उन्होंने कहा हमने एक्स्ट्रा ऐड की है स्लाइड। एक्स्ट्रा क्या पड़ेगा, नहीं नहीं एक्स्ट्रा का मकसद क्या होता है, टेस्ट भी हो सकती है एग्जाम में। तो उसने कहा मैंने खुद ऐड की नहीं। ऐड तो की खाने के लिए ऐड मैंने क्योंकि मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट्स लेके भेजे थे कि जो टॉपिक आप बुक में डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ नहीं नज़र आ रहा। जैसे कि अभी पीछे टॉपिक आपके पास है वो हमारे पास यहाँ स्लाइड्स में नहीं है। पर्पस क्या है कि क्लैरिटी के लिए है या एग्जाम्स में आ सकता है, वो बात बता। इसमें तो टॉपिक ही नया है ना, ये क्लैरिटी वाली तो बात नहीं, तो टॉपिक ही नया है। या तो वो टॉपिक मिक्स होता हो किसी के साथ, तो मिक्स तो कहीं भी नहीं हो रहा, एकदम नई स्लाइड आई है ये। चलें इसको मैं देख लेता हूँ, इसको हम कर लेंगे। हम फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन पे आ जाते हैं। अगर 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 वो वाला टॉपिक पढ़ना है तो ये वाला ना पढ़ना, तो और ये ऐसे पूरा ही एक दो तीन पेजेस हैं ये। फिर हम वो पढ़ लें जो वो टॉपिक इसको मैं देख फिर क्लियर कर देते जी मैं ये आप चेक करें, ये आपके पास आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन है ये तो 1.9 और आगे उसके बाद स्टेबलाइजेशन है इसमें नहीं होगी, टेबल में भी नहीं होगी। आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेशन बेसिस है, और उसके बाद टेबल पहला भी टॉपिक है फंक्शन ऑफ टैक्सेशन पर पे डायरेक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड इन एक्चुअल टैक्सेस बीइंग टुवर्ड बिहेवियर ये मैंने स्लाइड ओपन किया ना, ये वाली टाइप्स ऑफ ये टैक्स बेस आ गई। टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें। तभी प्रॉब्लम आए, ये मेरा ख्याल है ये बात ये तो ये आ रहा है स्ट्रेटेजिक इश्यूज ऑफ टैक्सेशन शुड कंज्यूमर पे डायरेक्टली फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। बुक में चीज़ें बीच में नहीं है। चले हम करते हैं इसको बाद में, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इधर वो और है ये और है, साइड और है बुक और है, हाँ काफी हद तक कैसे चल रहा है।
अच्छा जी, हमारे पास जो फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन आ रहे हैं उसमें वो क्लासिक डेफिनेशन क्या बता रहा है कि फंक्शन ऑफ टैक्सेशन कंपलसरी चार्ज ऑन टैक्स पेयर, यानी उनका टैक्सेशन का जो मेन रोल है वो है कि कंपलसरी चार्ज ऑन टैक्स पेयर लिवाइड बाय गवर्नमेंट, यानी लिवाइड बाय यानी इम्पोज जो गवर्नमेंट कर रही है, यूज टू फंड सर्विसेज, नो डायरेक्ट लिंक टू बेनिफिट रिसीव। ये उसने डिटेल लिखी हुई। टैक्सेस में बी यूज एज अ स्ट्रेटेजिक टूल बाय गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट में यूज टैक्सेस to protect domestic interests such as the key strategic industries or to meet social policy aims such as the taxing of luxury goods. When considering the funding of services, there are many alternatives in terms of what services are provided by the state and which are provided privately. There is also a question of whether to charge for services. तो इसके ऊपर वर्कबुक 2 के अंदर डिटेल हमारे पास आ जाएगी। There are a number of issues to be considered which will be covered in this section that follow. Should the consumer pay directly for the service provided? Should taxes be used to alter behavior? Can taxes be used to address market failure? Which public goods should be provided and changing consumer behavior? जी उसके बाद functions of taxation आ रहे हैं यहाँ पे, आएंगे मेरा ख्याल आ जाएगा। चलिए अब वहीं पे हम जाते हैं जहाँ पे ये स्लाइड है, ये वाली तो वो सब नहीं आ रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं आ रहा। ठीक है, ये 4 पॉइंट को उसमें आगे ठीक, वो मैं देख लेता हूँ, वो मैं डिस्कस करता हूँ मकबूल साहब, वो है नहीं पाकिस्तान में, वो आएंगे तो वो उनसे हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या करना है, या फिर मैं सलमान साहब को कह के ईमेल करवाता हूँ कि इसको देखें, ये वाकई कोर्स का पार्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम निकाल देंगे। अच्छा, स्ट्रेटेजिक इश्यूज यही हैं सारे जो अभी हमने वहाँ रीड आउट किए हैं। ये उसने लिखा हुआ शुड कंज्यूमर पे डायरेक्टली फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड। दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन इन मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज and particularly in the case of welfare. The key area of this debate are health, welfare, benefit and pensions. The question of whether welfare should be funded via taxation, as is the case in the UK, although you may wish to consider the role of national insurance contribution or by insurance based system, as is the case in much of mainland Europe and the USA, is often raised. In many developing countries, these debates are currently taking place as to which is best system, particularly as government become richer and can offer more to the citizens. There can be a combination whether a base safety net is provided by the state and additional services are provided by individuals using insurance-based system. This can also be a major problem in transitional economies where much of the welfare was provided by the workplace. ठीक है जी, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये डेवलप इकोनॉमी के लिए एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, एंड particularly in the case of welfare, the key areas of this debate are health, welfare, benefits and pensions. तो वो कह रहे हैं कि जो should consumer pay directly for the service provided, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो हेल्थ है, वेलफेयर, बेनिफिट्स हैं, पेंशन हैं, वो डायरेक्टली जो है वो शायद पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि द क्वेश्चन ऑफ वेदर वेलफेयर शुड बी फंडेड बाय टैक्सेशन एज इज द केस इन द यूके, ठीक है। जो बता रहे हैं कि या तो वो फंड टैक्सेशन के थ्रू किया जा रहा है जैसे यूके के अंदर हो रहा है, और वहाँ पे आप बता रहे हैं कि आप यू मे विश टू कंसिडर द रोल ऑफ NIC और बाय इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम इन मच ऑफ मेनलैंड यूरोप एंड द US। तो वो बता रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम किसके लिए आ रही है, यहाँ पे हेल्थ, वेलफेयर, बेनिफिट्स और पेंशन के लिए जो है वो प्रॉब्लम है कि वो उन्हें डायरेक्टली पे करना चाहिए सर्विसेज के लिए या नहीं, बाकी पेमेंट कर सकते हैं, इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। आगे उसने लिखा हुआ है, ये आ रहा है आपके पास बुक में, शुड टैक्सेस बी यूज्ड टू ऑल्टर बिहेवियर, फ्यूजिवेंट टैक्सेस, so called sin taxes aim to change behavior by internalizing externality cost और externalities positive and negative और market failure, ये होगा बुक में सारा, public good, merit goods and demerit goods and natural monopolies, ये हम इसके भी डिटेल देखते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट ये था, should taxes be used to alter behavior. This is an issue of allocative efficiency in economic terms as discussed by Arthur Peugeot in 1925 and has become known as Peugeot taxes. A Peugeot tax is where the externalities of an activity are internalized
अच्छा, एक्सटर्नलिटीज जो है वो एक इकोनॉमिक साइड इफेक्ट है, तो उसकी वजह से ये आता है, इस वजह से ये टैक्स जो है वो आया। द प्यूजिमन टैक्स इज वेयर द एक्सटर्नलिटीज ऑफ एन एक्टिविटी आर internalized. The main aim is to include the social cost in the price of a product. If we think of environmental taxes, for example, it linked to the concept of polluter pays, whereby the cost of cleaning up pollution that would otherwise be borne by other is included in the cost of the product via a levy on the company producing the goods or services which creates the pollution. तो वो बता रहे हैं कि ये प्यूजिमन टैक्सेस जो है वो यानी पोल्यूशन से रिलेटेड वो बता रहा है कि अगर कोई पोल्यूटर पेज है, यानी वो कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग है वो सारी की सारी वो कह रहा है इंक्लूड कर देनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर एज लेवी। जैसे पेट्रोल प्राइस के अंदर एक लेवी टैक्स चार्ज किया जा रहा है आजकल, तो उस तरह से वो कह रहे हैं उसको चार्ज कर दिया जाए। एंड एक्सटर्नलिटी इज एन इकोनॉमिक साइड इफेक्ट वेयर बाय देयर इज अ स्पिल ओवर टू अदर्स from the economic transaction. So for example, smoking can have an impact that is not reflected in the price of producing the cigarettes due to social health and environmental impact. तो उसने एज एन एग्जांपल बताया कि स्मोकिंग जो है वो उसके जो नुकसानात हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। This create allocative inefficiencies in the economy where the price does not reflect the true cost of a good. This can be rectified by taxation. Externalities can be costs which are not borne by the supplier and thus not charged to the consumer. ठीक है, यानी एक्सटर्नलिटीज वो कह रहा है वो कॉस्ट हो सकती है जो कि सप्लायर बॉर्न जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसलिए वो कंज्यूमर को भी चार्ज नहीं की जा रही, वो उसको हम कह रहे हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और बेनिफिट्स विच आर नॉट इंजॉयड बाय द परचेजर, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। Example of negative externalities are pollution or the impact on health of the effect of smoking. ठीक है, तो ये एक negative externalities है। Positive externalities could be education or vaccination program which have a positive impact beyond the recipient. तो उसने एक example बता दी है कि जो negative externality है उसके लिए सप्लायर वगैरह जो है वो पेमेंट नहीं कर रहे होते, और जैसे स्मोकिंग का इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ के ऊपर आएगा, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है कि आप एजुकेशन या वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्ट लें जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। मार्केट फेलियर एंड टैक्सेशन। मार्केट फेलियर, लेफ्ट टू इट्स ओन devices the market would not supply certain good in quantities and or at price the government would desire. मार्केट फेलियर क्या है कि जी आप के पास जो लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस द मार्केट वुड नॉट सप्लाई सर्टेन गुड्स इन क्वांटिटी, यानी मार्केट अगर आप मार्केट में सर्टेन गुड्स जो हैं वो क्वांटिटीज में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो मार्केट फेलियर हो जाएगी। एट प्राइसेस द गवर्नमेंट वुड डिजायर, यानी जिस प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट आपसे डिमांड कर रही है। उसमें वो बता रहा है कि पब्लिक गुड्स आ जाएंगे, एक्सटर्नलिटीज आ जाएंगी, मेरिट गुड्स एंड नेचुरल मोनोपोलीज आ जाती हैं। अब एक एक करके इसको देखते हैं। पब्लिक गुड्स आ गई। पब्लिक गुड्स, the key feature of public goods are that they are non-excludable. You cannot exclude people using them if they have not paid for them, or non-debatable, they are not used up through their use. Good example of public goods are street lighting and common land. यानी वो बता रहा है कि पब्लिक गुड्स जो हैं उसकी बेस्ट एग्जांपल बता रहा है स्ट्रीट लाइटिंग है। कि स्ट्रीट लाइटिंग है तो आप उसमें से लोगों को हटा नहीं सकते, लेकिन लोग उसको यूज कर रहे हैं और उसके लिए पेमेंट वगैरह भी नहीं कर रहे। It is not possible to charge for public goods, so the market will not provide them. Non-paying individuals cannot be excluded from their use, and neither would the free use of these services deplete the benefit others receive. This is known as the free rider problem. It is argued that the public goods must be funded via taxation because they will not be supplied by the market. So all potential users pay their share through their contribution to taxation. यानी वो कह रहे हैं कि इस ये जो फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है ना, इस प्रॉब्लम को खत्म करने का मेन जो आपके पास टूल है वो ये है कि आप उसको फंड करें टैक्सेशन के थ्रू। जब आप उसको टैक्सेशन के थ्रू फंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कंट्रीब्यूशन जो टैक्सेशन में होगा वो ऑटोमेटिकली आपका शो हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, एक्सटर्नलिटीज में अंदर उसने नेगेटिव और पॉजिटिव का बता दिया हुआ है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, कॉस्ट विच आर नॉट बोर्न बाय द सप्लायर एंड देयरफॉर नॉट चार्ज टू द
कंज्यूमर। एग्जाम्पल उसने पोल्यूशन की दिया, तो हम अभी ये देखा है हमें। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में बेनिफिट्स विच आर नॉट एंजॉयड बाय द परचेजर, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग, टैक्सेशन यूज टू सब्सिडाइज और टू फंड कम्प्लीटली टू इनकरेज वाइडर कंजप्शन। तो ये उसने दोबारा रिपीट कर दिया स्लाइड। मैरिड गुड्स, मैरिड गुड्स की वो बात करें, लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस एंड एट मार्केट प्राइसेस पीपल वुड कंज्यूम लेस ऑफ देम द गवर्नमेंट कंसिडर डिजायरेबल। तो अभी हमने मैरिड गुड्स के बारे में पढ़ा तो था, पीछे भी उसने लिखा हुआ। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, एजुकेशन, टैक्सेशन यूज टू सब्सिडाइज द प्रोविजन ऑफ मैरिड गुड्स टू इनकरेज कंजम्पशन। और demerit goods left to their own devices and at market prices people would consume more of them the government consider desirable. Example, alcohol, taxation used to increase the market price of demerit goods to discourage consumption। यानी मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो जिसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, वो ऐसे गुड्स हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि उसकी कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि उसको टैक्सेशन के थ्रू जो है सब्सिडाइज किया जा रहा है। यानी उसने एजुकेशन की एग्जांपल ली है कि वो बता रहे हैं कि लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि वो एजुकेशन की तरफ आए। तो वो कह रहे हैं टैक्सेशन को आप यहाँ यूज करेंगे सब्सिडाइज करने के लिए, सब्सिडी देंगे इसके ऊपर। और डीमेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो मार्केट में है और लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसकी प्राइस इंक्रीज कर दी जाए ताकि उसकी कंजम्पशन को डिस्करेज किया जा सके। जैसे अभी उसने यहाँ तो अल्कोहल की एग्जांपल ली थी, लाइक कुछ अर्सा पहले सिगरेट्स की प्राइसेस डबल की थी एकदम उन्होंने, मेरा ख्याल है कोई अराउंड 250 से एकदम से वो 500 पे चले गए, 550 पे चले गए। तो वो क्या था, वो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, टैक्सेशन को यूज करके मार्केट प्राइस को इंक्रीज कर रही थी ताकि इस चीज को डिस्करेज किया जा सके, लोग कम से कम उसकी कंजम्पशन करें। नेचुरल मोनोपोली, ओनली फाइनेंशियली वाइबल इफ प्रोवाइडेड बाय अ मोनोपोली सप्लायर। तो वो बता रहे हैं कि ये नेचुरल मोनोपोली जो है ये तभी वाइबल है जब एक मोनोपोली सप्लायर यानी एक सिंगल सप्लायर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। effective market competition is not possible due barriers to entry to the market and difficulties in recovering cost charges। example, large scale infrastructure railways। तो वो बता रहे हैं कि जो इफेक्टिव मार्केट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे यानी जैसे उसने रेलवे की एग्जांपल ली है, तो जैसे रेलवेज है तो वो अलहदा सिंगल ऑपरेट कर रही है, उनकी मोनोपोली है रेलवेज की। ठीक है जी। तो वो बता रहे हैं कि इफेक्टिव मार्केट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू बैरियर्स टू एंट्री टू द मार्केट एंड डिफिकल्ट इन रिकवरिंग कॉस्ट चार्जेस। तो रेलवे में यही प्रॉब्लम आती है कि रेलवे में कॉस्ट जो है वो फुलफिल करना जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो उसने लिखा हुआ है जी कि टैक्सेशन यूज टू फंड रेगुलेटरी लोड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो आप टैक्सेशन को यूज करेंगे और उसके थ्रू जो है वो उसको फंड करेंगे। बस स्लाइड्स खत्म हो। अच्छा जी, यहाँ पे सेशन हमारा ख़त्म हो गया है।